ये कहानी किसी ने मुझे लिखकर भेजी है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो दिल जैसे थम सा गया। अल्फाज में जो दर्द छुपा था वो एक माँ की खामोशी से भी ज्यादा गहरा था। इसलिए मैंने तय किया कि ये आपको भी सुनाना जरूरी है, ताकि वो दर्द जो शायद लिखने वाले का था कुछ पल के लिए हमारा भी बन जाए। कहता है, एक गांव था, शांत, पुराना और वक्त से थोड़ा पीछे छूटा हुआ सा। वहां एक माँ रहती थीं। कच्चे घर के आंगन में एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी। दिन चढ़ता, शाम ढलती, मौसम बदलते, पर अम्मा की आदत नहीं बदली थी। हर गुरुवार वही वक्त, वही हाथ में चिट्ठी, वही खामोशी और वही बेंच। अम्मा चिट्ठी लिखती थीं अपने बेटे रफीक को, जो कई साल पहले शहर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अम्मा का हाथ अब कमजोर हो चुका था, उंगलियों में कांप था, लेकिन जब कलम हाथ में आती तो वो जैसे जवान हो जाती थी। हर हफ्ते वही चिट्ठी लिखी जाती और हर चिट्ठी का आखिर वही जुमला होता, बेटा रफीक, अम्मा तेरे इंतजार में है। खाना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती, बस तेरी आवाज सुनने को दिल करता है। ये चिट्ठियां कभी डाकघर नहीं गईं। अम्मा का मानना था, दुआ जैसी सच्ची बातें चिट्ठियों में क़ैद नहीं होती, सीधी ऊपर पहुंच जाती हैं। वो कहती थीं, मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, पर माँ की आवाज कहीं ना कहीं उसके दिल में गूंजती है। रफीक अम्मा का इकलौता बेटा था, सीधा सादा, थोड़ा नासमझ, पर दिल का बहुत नरम। बचपन में अक्सर अम्मा से कहता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको क्या ला कर दूंगा। अम्मा हंसते हुए कहती, बस तू मेरे पास रहे बेटा, यही काफी है मेरे लिए। वो सुकून जो अम्मा की गोद में था, रफीक उसे कभी भूला नहीं था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव की जमीन से उम्मीद खत्म होने लगी। काम नहीं था, हालात सख्त थे और रफीक को शहर जाना पड़ा। जाने से पहले अम्मा के कदमों में बैठा, उनके हाथ चूमे और कहा, 2 महीने अम्मा, बस 2 महीने, वापस आकर तेरे लिए नई चारपाई खुद बनाऊंगा, पंखा लगाऊंगा और तेरी दवाइयां खुद लेकर आऊंगा। अम्मा ने उसे दुआओं के साए में रवाना किया और उसी दिन से बेंच और अम्मा की निगाहें दरवाजे पर जमी रहीं। पहला महीना गुजरा, एक चिट्ठी आई। अम्मा ने जैसे सांस ली हो। चिट्ठी में रफीक ने लिखा था, काम सख्त है अम्मा, लेकिन मजदूरी अच्छी है, तुम दुआ करना, तुम्हारी दुआ ही मेरी दवा है। अम्मा ने वो चिट्ठी आंखों से लगा ली, जैसे बेटे के हाथ चूम लिए हों। उसके बाद अम्मा ने खुद हर हफ्ते चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। कभी रफीक से हाल पूछती, कभी गांव के किस्से सुनाती, कभी अपने दुख छुपाती। हर बार वही जुमला आखिर में लिखती, तू आजा बेटा। अम्मा की आंखें तेरी राह तकते तकते थक गई हैं। कई महीने गुजर गए, फिर साल हो गए। रफीक की दूसरी चिट्ठी ना आई, ना कोई खबर, ना फोन। गांव के लोग अब बोलने लगे, अम्मा वो तुझे छोड़ चुका है। अम्मा इन बातों पर खामोश रहती, बस आसमान की तरफ देखती, जैसे किसी को जवाब दे रही हो। धीरे से कहती, मेरा बच्चा ऐसा नहीं, बस किसी मजबूरी में होगा। हर ईद अम्मा एक नया जोड़ा तैयार करती, साफ कपड़ा लाती, खुद सीती, धोती, इस्त्री करती और अलमारी में सजाकर रख देती। साथ एक पर्ची भी रखती, बेटा ये तेरे लिए है, आ जाना, पहन लेना। वो कपड़े आज तक किसी ने नहीं पहने, पर अम्मा हर साल नया कपड़ा लाती थीं, जैसे ये उनका फर्ज हो या शायद इबादत। रफीक की पुरानी चीजें अम्मा ने संभाल रखी थीं, उसकी चप्पल, लकड़ी का घोड़ा, खिचड़ी खाने का मिट्टी का प्याला। वो चीजें रोज धोती, साफ करती, जैसे अभी अभी रफीक आएगा और सब कुछ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे बचपन में करता था। फिर एक दिन अम्मा को बुखार हो गया, सांस तेज चलने लगी, हाथों में कंपी थी, मगर अम्मा ने हिम्मत की, कलम पकड़ा और चिट्ठी लिखने बैठ गई। कागज पर अल्फाज अधूरे थे, पर जज्बा मुकम्मल था। लिखा, बेटा अम्मा बीमार है, मगर फिक्र ना करना, अम्मा को कुछ नहीं होगा, तू बस आ जा बेटा। हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली हो गईं और कलम हाथ से गिर गया। जहरा जो पास बैठी थी, उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा शायद रफीक अब ना आए। अम्मा ने धीरे से आंखें खोली, होठों पर मुस्कान आई और आहिस्ता से बोली, बेटी जिस दिन माँ के दिल से बेटे के आने की उम्मीद निकल जाए ना, उस दिन वो जिंदा तो रहती है पर जीती नहीं है। तुम ये चिट्ठी पूरी कर देना, शायद वो आ जाए। कहता है कि आंगन आज भी वैसा ही है, बेंच आज भी वहीं रखी है। अम्मा की परछाई अब नहीं रही, मगर चिट्ठियां वो अब भी अलमारी में तरतीब से रखी हैं। उन पर लिखा हर जुमला एक सांस की तरह है, हर कागज एक दुआ की तरह।
और अम्मा का वो खामोश प्यार आज भी उस गांव में किसी दरख्त की छांव में सांस लेता है। कहता है, वक्त जैसे थम सा गया था। आंगन की मिट्टी में खामोशी और गहरी हो गई थी। लकड़ी की बेंच अब भी वहीं थी, मगर उस पर अब सिर्फ धूप बैठती थी। अम्मा की मौजूदगी अब सिर्फ घर की दीवारों पर रह गई थी और उन चिट्ठियों में जो वो बरसों से लिखती आई थीं। गांव वालों की आंखों में अम्मा का चेहरा अब कम याद आता था, मगर जिन्होंने उन्हें चाहा था उनके लिए वो आज भी जिंदा थीं। जहरा, जो अम्मा के आखिरी दिनों में उनके साथ थी, रोज वो अलमारी खोलती थी जिसमें अम्मा की चिट्ठियां रखी थीं, सलीके से तह की हुई, सालों की तारीख के हिसाब से। हर चिट्ठी एक जैसे जज्बे से लिखी गई थी, मगर हर एक की लिखावट थोड़ी और थकी हुई। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अम्मा के अल्फाज कमजोर होते गए, मगर जुमले वहीं रहे। बेटा रफीक, अम्मा तेरे इंतजार में है। जहरा बताती है कि अम्मा की आखिरी सांस से पहले भी एक चिट्ठी उनके हाथ में थी। वो चिट्ठी पूरी नहीं थी, लेकिन उसमें एक पंक्ति लिखी थी, अगर तू आ जाए तो अम्मा को कुछ नहीं चाहिए। ये जुमला जहरा ने खुद अपनी आंखों से पढ़ा था, और शायद वही पल था जब उसे इन चिट्ठियों के बोझ की गहराई का एहसास हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग अम्मा को भूलने लगे। उनका आंगन, उनकी चारपाई, उनकी बेंच सब वक्त के साथ गर्द में ढक गए। मगर वो चिट्ठियां जो जहरा ने सहेज कर रखी थीं, आज भी किसी बक्से में महफूज थीं। जहरा का दिल नहीं माना कि वो कागज किसी रद्दी की तरह फेंक दिए जाए। कहती है, वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो एक माँ की सांसें थीं। फिर एक दिन सालों बाद गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़ों से लगता था जैसे वो किसी दफ्तर या नौकरी से आया हो। लोगों ने उसे पहचाना नहीं। वो चुपचाप गलियों से गुजरा, पुरानी मस्जिद के सामने रुका और फिर उसी कच्चे घर की तरफ चला पड़ा। दरवाजे के पास आकर उसने कुछ देर खामोशी से खड़े होकर आंगन को देखा। बेंच अब भी वहीं थी, बस पुरानी हो गई थी। दरवाजा खटखटाया नहीं, बस हाथ रखा, जैसे किसी अपने से इजाजत मांग रहा हो। जहरा को पता चला तो वो बाहर आई। उसने उस शख्स को देखा और एक पल को जैसे जम सी गई। वो आदमी चुपचाप खड़ा था, नजर उस आंगन पर थी जिसमें कभी माँ बैठती थी, और हाथ में एक चिट्ठी थी। वही चिट्ठी जो शायद किसी और वक्त में, किसी और शहर से लिखी गई थी। जहरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम रफीक हो? उसने नजरें झुकाकर सिर हिला दिया। जहरा की आंखों में हैरानी नहीं, अफसोस था। उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हटकर रास्ता दिया। रफीक अंदर गया, आंगन की मिट्टी पर कदम रखा और आंखों में नमी तैरने लगी। बेंच के पास आकर बैठ गया और हाथ जमीन पर रख दिया, जैसे कोई माँ के कदमों में बैठता है। रफीक ने कहा, जहरा, मुझे मालूम था कि अम्मा नाराज होंगी, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी। जहरा ने बात काट दी। अम्मा नाराज नहीं थीं। वो तो मरते दम तक कहती रहीं कि मेरा बेटा जरूर आएगा। वो सिर्फ तुमसे एक बात चाहती थीं कि तुम आओ और कहो, अम्मा, मैं आ गया हूं। रफीक की आवाज भर आई। उसने वो चिट्ठी निकाली जो उसके हाथ में थी और कहा, ये मैंने उनकी आखिरी चिट्ठी के जवाब में लिखा था, मगर भेज नहीं पाया। जहरा ने चिट्ठी नहीं देखी, बस धीरे से कहा, अब चिट्ठी की जरूरत नहीं, वो तो सब कुछ तुम्हें देकर चली गई। रफीक ने बक्सा खोला, वही पुराना बक्सा जिसमें अम्मा के कपड़े रखे होते थे। हर तह किए हुए कपड़े में से अम्मा की खुशबू आ रही थी, और बीच में रखी थीं वो सारी चिट्ठियां जो कभी भेजी नहीं गई थीं। एक एक करके रफीक उन्हें खोलने लगा। हर चिट्ठी जैसे उसे आवाज दे रही थी, जैसे अम्मा की सांसें कागज में कैद हों, जो सालों से बस इसी पल का इंतजार कर रही थीं। रफीक वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। जहरा ने कुछ नहीं कहा। वक्त को रोकना मुमकिन नहीं, मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जो खुद वक्त को भी चुप करा देते हैं। अगले दिन रफीक ने गांव के मदरसे में जाकर ऐलान किया कि वो अब यहीं रहना चाहता है। उसने अम्मा के नाम से एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का वादा किया। कहा, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे कभी माँ की गोद में बैठकर कहानियां सुनते थे, वो इन किताबों से सीखें कि माँ का प्यार क्या होता है। कुछ दिन बाद जब आंगन की सफाई शुरू हुई तो एक मिट्टी के बर्तन के नीचे से एक पर्ची निकली। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, बेटा, तू अगर ना भी आए, अम्मा फिर भी तुझे माफ कर चुकी है। ये पर्ची शायद आखिरी चिट्ठी के नीचे दबी हुई थी, या शायद अम्मा ने जानबूझकर वहीं छुपा दी थी। रफीक ने वो पर्ची जेब में रखी और कहा, अम्मा, मैं आ गया हूं, बहुत देर हो गई,
लेकिन अब ये आंगन कभी वीरान नहीं होगा। गांव के उस कच्चे आंगन में दोबारा जिंदगी लौटने लगी थी। वही आंगन जो बरसों तक मां के इंतजार में खामोश रहा, अब रफीक की मौजूदगी से धीरे धीरे सांस लेने लगा था। बेंच को रफीक ने मरम्मत करवाया, उस पर नई लकड़ी लगवाई, मगर जगह वहीं रखी। बोला, ये अम्मा की जगह है, यहां कुछ और नहीं आएगा। जहरा रोज शाम को उसके लिए चाय लाती और चुपचाप बैठ जाती। दोनों ज्यादा कुछ कहते नहीं, मगर जो खामोशी बरसों अम्मा के साथ रही, वो अब इन दोनों के बीच रहती थी। रफीक अक्सर बेंच पर बैठकर अम्मा की चिट्ठियां खोलता, एक एक शब्द पढ़ता, जैसे अम्मा की आवाज फिर से सुन रहा हो। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिरते, कभी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती। एक दिन वो बोला, जहरा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं वक्त पर आ जाता तो सब कुछ अलग होता? जहरा ने जवाब दिया, नहीं, वक्त के हाथ में कुछ नहीं होता। सब कुछ मां के दिल में था। वो आखिरी दिन तक यही चाहती थी कि तुम एक बार वापस आओ, बस उन्हें देख लो, कुछ कहो या ना कहो, तुम आ गए हो। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। रफीक ने उन दिनों को याद करना शुरू किया जो शहर में गुजरे थे। कैसे वो एक फैक्ट्री में दिन रात काम करता रहा, पर जिंदगी की थकन ने उसे वक्त से दूर कर दिया। कई बार दिल किया कि चिट्ठी लिखे, पर हिम्मत नहीं हुई। कभी फोन उठाया, नंबर मिलाया, मगर अम्मा की आवाज सुनने से डर लगा। सोचा, कुछ बनकर लौटूंगा, फिर जाकर सीना तान के कहूंगा, अम्मा, तुम्हारा बेटा कुछ बन गया है। पर वक्त का हिसाब कुछ और था। जब लौटा, अम्मा जा चुकी थीं। उन दिनों में जब वो आंगन में अकेला बैठा रहता, गांव के बच्चे उसके पास खेलने आने लगे। वो उन्हें कहानियां सुनाता, कभी उनके साथ मिट्टी में हाथ गंदा करता। बच्चों को वो अच्छा लगने लगा और गांव वालों ने भी धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू कर दिया। रफीक ने अम्मा का वो कमरा खोला जिसमें वो रहा करती थीं। हर चीज वैसी की वैसी पाई, उनका दुपट्टा, उनकी तस्बीह और एक छोटा सा आईना जिसमें अम्मा खुद को संवारा करती थीं। आईने के सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें रफीक छोटा सा बच्चा था, अम्मा की गोद में बैठा और दोनों मुस्कुरा रहे थे। रफीक ने वो तस्वीर हाथ में ली और खुद से कहा, बस एक पल के लिए वक्त थम जाता अम्मा। जहरा ने उसे सुझाव दिया कि इन चिट्ठियों को यूं ही न छोड़े, कुछ ऐसा करे कि उनमें अम्मा की रूह जिंदा रहे। रफीक ने तय किया कि वो इन सब चिट्ठियों को एक किताब की शक्ल देगा। उसने गांव के स्कूल के मास्टर साहब से मदद मांगी। मास्टर साहब ने पुराने कागजों को तरतीब देना शुरू किया और उनमें से बहुत से ऐसे अल्फाज निकले जो धुंधले हो चुके थे, मगर जज्बे में कहीं भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे अम्मा की लिखी चिट्ठियों से एक कहानी बनने लगी। हर चिट्ठी एक अध्याय बन गई, हर जुमला एक सांस और हर पन्ना एक दुआ। किताब का नाम रखा गया, अम्मा की चिट्ठी। रफीक चाहता था कि हर वो इंसान जिसने कभी किसी माँ को छोड़ा हो, वो ये किताब पढ़े, और वो भी जिसके दिल में माँ की जगह हो, वो इन अल्फाज में अपनी माँ को तलाश करे। किताब छपने में कुछ महीने लगे। इस दौरान रफीक ने गांव में बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की एक छोटी सी जगह बनाई, जहां वो खुद बैठकर बच्चों को सबक देता और अम्मा की चिट्ठियों से उन्हें मोहब्बत, सब्र और माँ के अदब का सबक भी। किताब छपकर आई तो गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। सब लोग जमा हुए। कुछ ने अम्मा को सिर्फ देखा था, कुछ ने उनसे बहुत कुछ सीखा था। सबकी आंखें नम थीं। जब रफीक ने पहली कॉपी उस बेंच पर रखी जहां अम्मा बैठा करती थीं, बोला, अम्मा, ये तेरे अल्फाज की किताब है, तेरे सब्र की, तेरे इंतजार की और तेरे बेटे के लौट आने की। जहरा खामोश खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ दुआ में उठे हुए। वो मंजर ऐसा था जैसे वक्त भी झुक गया हो, जैसे खामोशी ने बोलना सीख लिया हो। कुछ दिन बाद रफीक को एक पुराना लिफाफा मिला जो अम्मा की अलमारी के कोने में दबा हुआ था। उसने खोला, अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर कोई तारीख नहीं थी और उसका आखिर एक अलग दुआ पर खत्म होता था। लिखा था, बेटा, अगर तू ना भी आ सके तो बस एक वादा कर, कभी किसी माँ को अकेला मत छोड़ना। रफीक ने वो चिट्ठी बच्चों के कमरे की दीवार पर चिपका दी। वो चाहता था कि हर आने वाला बच्चा उसे पढ़े और अपने दिल में एक माँ के लिए जगह बनाए। आंगन में अब सब्जियां उगने लगी थीं, बेंच के पास फूल खिलने लगे थे और गांव वालों की जुबान पर अब अम्मा की कहानी थी। वो कहानी जो कभी चिट्ठियों में थी, अब जिंदगी बन चुकी थी।
आंगन में जिंदगी धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगी थीं। वो आंगन जो बरसों तक माँ के इंतजार में चुप रहा, अब बच्चों की हंसी, पौधों की हरियाली और किताबों की खुशबू से भर गया था। रफीक दिन भर काम में लगा रहता, कभी जमीन में पानी देता, कभी अलमारी से कोई पुरानी चिट्ठी निकालकर पढ़ता। एक दिन वो चिट्ठियों को दोबारा तरतीब दे रहा था कि एक चिट्ठी उसकी नजर से गुजरी जिस पर अम्मा ने कोई तारीख नहीं लिखी थी, मगर उसमें लिखे अल्फाज कुछ और ही थे। लिखा था, बेटा, मुझे मालूम है कि एक दिन तू जरूर आएगा। शायद देर हो, लेकिन दिल को यकीन है कि तेरा साया इस आंगन में फिर उतरेगा। ये जुमला रफीक की रूह में उतर गया। उसने वो चिट्ठी बच्चों को सुनाई और कहा, अगर तुम्हें कभी माँ से नाराजगी हो तो ये पढ़ लेना, शायद तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए। रफीक ने अम्मा के कपड़ों से एक छोटा सा रुमाल निकाला जो बरसों पुराना था, मगर अब भी उसमें अम्मा की खुशबू बाकी थी। उसने उसे एक शीशे के फ्रेम में रखकर अलमारी के ऊपर रख दिया और हर रोज उसके पास बैठकर कुछ ना कुछ जरूर कहता, जैसे अम्मा से बातें कर रहा हो। जहरा ने एक दिन पूछा, रफीक, तुम अब वापस शहर नहीं जाओगे? रफीक ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं जहरा, अब यही मेरा सब कुछ है। अम्मा ने बरसों जिस आंगन में मेरा इंतजार किया, अब मैं चाहता हूं कि ये आंगन किसी और के इंतजार से खाली ना हो। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि रफीक में अब वो नरमी, वो सब्र, वो खामोशी आ गई है जो सिर्फ माँ के इंतजार से नसीब होती है। वो शख्स जो बरसों किसी को चिट्ठी नहीं लिख सका, अब हर दिन एक पन्ने पर कुछ ना कुछ लिखता था, बच्चों के लिए, अम्मा के लिए, अपने दिल के लिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रफीक ने बेंच पर बैठकर कुछ लकड़ियां संवारी। पुरानी चारपाई के टुकड़े अब भी एक कोने में रखे थे जो अम्मा के जमाने की थीं। उसने उन टुकड़ों से एक छोटा सा किताबों का शेल्फ बनाया और उस पर अम्मा की चिट्ठी की कॉपियां रख दीं। इस शेल्फ के ऊपर उसने एक सादा सा बोर्ड लगाया, ये वो किताबें हैं जिन्होंने माँ का दिल महफूज रखा। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई माँ की तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहाता, कोई चुपचाप किताब पढ़ता और कोई सिर्फ दीवारों को देखता जैसे उनमें अम्मा की परछाइयां ढूंढ रहा हो। रफीक हर आने वाले को पानी देता, चाय बनाता, बैठने के लिए चारपाई बिछाता, और अगर कोई पूछता ये जगह किसकी है, तो रफीक मुस्कुराकर कहता, ये अम्मा की जगह है, हम सब उनकी पनाह में बैठे हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, उसके हाथ में एक पीला लिफाफा था। उसने रफीक को देखकर कहा, ये चिट्ठी मुझे शहर के पुराने दफ्तर में मिली, बरसों से किसी ने ना खोली थी। जब पता चला कि अम्मा का बेटा अब लौट आया है तो सोचा तुम्हें दे दूं। रफीक ने वो चिट्ठी खोली। लिखने वाला कोई पुराना साथी था जिसने रफीक को शहर में मुश्किल हालात में देखा था। उसने लिखा था, तुम्हारी माँ का ख्वाब तुम्हें खा रहा है, मगर याद रखना, ख्वाब सिर्फ वही पूरा होता है जो किसी की नींद छीन ले। तुम लौट जाना, वरना बहुत देर हो जाएगी। रफीक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो चिट्ठी भी बाकी चिट्ठियों के साथ रख दी और एक नई चिट्ठी लिखी जो उसने पहली बार किसी जिंदा इंसान के लिए लिखी थी। इस चिट्ठी में उसने लिखा, मैं वक्त पर ना आ सका, मगर अब चाहता हूं कि कोई और देर ना करे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जाकर अपनी माँ को देख लो। उनके लिए ये दिन शायद आखिरी ना हो, पर तुम्हारे लिए वो लम्हा सब कुछ बदल सकता है। कुछ दिन बाद एक लड़का गांव आया। उसने रफीक से कहा, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर आया हूं। मेरी माँ बीमार है और मैं बरसों से बाहर था। तुम्हारे अल्फाज ने मुझे जगा दिया। रफीक ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, शुक्र है तुम वक्त पर लौट आए। जहरा ने रफीक को उस दिन देर रात बेंच पर बैठे देखा। आसमान की तरफ देख रहा था और हाथ में अम्मा की तस्बीह थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। अगले दिन आंगन में सब कुछ वैसा ही था। बच्चे खेल रहे थे, पौधे लहरा रहे थे, पर रफीक कमरे में चुप बैठा था। उसने अपने सामने एक आखिरी चिट्ठी रखी थी। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अम्मा, तेरा रफीक आ गया है और अब ये आंगन कभी वीरान नहीं होगा।